जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। अभी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज कर रहे हैं और हमें प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ना है इस पार्ट में। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत क्या हैं। इन सिद्धांतों से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार इससे प्रश्न आता है, बहुत मतलब ध्यान रखना तो काफ़ी ज़रूरी है इसको। एक एथलीट को उच्च स्तर का प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना होता है। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है और इन सिद्धांतों का नियमित तरीके से पालन करना होता है। मुख्य रूप से खेल के 7 सिद्धांतों का प्रयोग होता है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। पांचवा, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। छठा, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। सातवां, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड यानी कि अति भार का सिद्धांत, हिंदी में अति भार का सिद्धांत। ओवरलोड के बारे में जानने से पहले आपको लोड के बारे में जानना आवश्यक है। तो आप जानिए कि ट्रेनिंग लोड और उसके प्रकार क्या हैं। देखिए, ट्रेनिंग लोड का अर्थ है ट्रेनिंग के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, वो ट्रेनिंग भार कहलाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान उचित मात्रा में ट्रेनिंग भार आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर के मोटर कंपोनेंट्स पर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दबाव पड़ता है, जिससे गामक योग्यताओं में सुधार आता है और प्रदर्शन बेहतर होता है। लोड के फैक्टर्स क्या क्या हैं, भार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम का प्रकार खिलाड़ी के शरीर पर पड़ने वाले भार को प्रभावित करता है। किस प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं आप, जैसे जॉगिंग के मुकाबले स्प्रिंट लगाने पर शरीर पर अधिक भार पड़ता है। साधारण वर्टिकल जंप के मुकाबले बर्पी जंप लगाने से शरीर पर अधिक भार पड़ता है। देखने, जंप भी लगा रहे हैं, नीचे पुशअप्स भी मार रहे हैं, वो बर्पी। समझे ना। तो किस प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं उसके आधार पर भी शरीर पर भार पड़ता है। दूसरा, एक्सरसाइज वॉल्यूम यानी कि ट्रेनिंग सेशन में किया गया कुल कार्य, आप कितना कार्य करते हैं। इसको 2 प्रकार से मापा जाता है। पहला, ड्यूरेशन ऑफ वर्क डन, अर्थात आपने कितनी देर तक कार्य किया है। 1 घंटा किया है कि आधा घंटा किया है कि 15 मिनट किया है कि 5 मिनट ही किया है। जितना कम समय करोगे उतना ही कम देर तक काम होगा, जाहिर सी बात है। जितना ज़्यादा समय तक ट्रेनिंग करोगे उतना ज़्यादा काम होगा। और दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क डन यानी कि कार्य को कितनी बार दोहराया गया है। ट्रेनिंग के दौरान आपने कार्य को कितनी बार दोहराया है, यह भी मायने रखता है आपके वर्कलोड पर, ट्रेनिंग लोड पर। फिर एक्सरसाइज इंटेंसिटी यानी कि किस दर से, यानी कि किस तीव्रता से या किस रफ्तार से या किस तेजी से खिलाड़ी ने किसी कार्य को किया है। इसको 2 प्रकार से मापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ वर्क डन अर्थात किसी कार्य को करने की गति, और दूसरा, डेंसिटी ऑफ वर्क डन अर्थात जब कोई कार्य किया जाता है तो भार और रिकवरी के बीच का अनुपात कितना है। आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कितना हैवी काम किया है और रेस्ट कितना लिया है। आप अगर काम बहुत ज़्यादा करो, बहुत हैवी ट्रेनिंग करो और रेस्ट बहुत कम लो, फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू करो, तो आपके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन आपने ट्रेनिंग बहुत हैवी की है और फिर प्रॉपर रेस्ट भी ले लिया है, तो लोड थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब आप पे उतना लोड नहीं पड़ेगा अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो वही कहा जा रहा है कि कार्य और रिकवरी टाइम के बीच में कितना समय का अनुपात होता है, यह भी निर्धारित करता है कि आप पर कितना लोड पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ लोड, भार के प्रकार। खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार भाग को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, मिनिमल लोड यानी कि एक खिलाड़ी की क्षमता से बहुत कम दिया गया भार है। अब मान लो किसी की क्षमता है 50 किलो उठाने की और इसे 10 किलो उठाने को दिया है, तो उसका मिनिमम लोड है, मिनिमल लोड। दूसरा, नॉर्मल लोड यानी कि एक खिलाड़ी की क्षमता के बराबर या उससे ठीक थोड़ा कम भार दिया गया हो। यानी कि अगर किसी को 50 किलो उठाने की क्षमता है तो उसे 50 किलो ही उठाने को दे दिया जाए, या 45 किलो या 40 किलो उठाने को दिया जाए, तो यह नॉर्मल लोड है। दूसरा, ऑप्टिमल लोड यानी कि एक खिलाड़ी की क्षमता को पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकने वाला भार,
भार, यानी कि अगर किसी की 50 किलो उठाने की क्षमता है तो उसे 50 किलो या 55 किलो या 60 किलो उठाने को दिया जाए, लगभग लगभग जितनी क्षमता है उसे थोड़ा बहुत ऊपर। और ओवरलोड मतलब एक खिलाड़ी की क्षमता से अधिक दिया गया भार, 50 किलो उसकी क्षमता है तो 70 किलो का भार दे दिया, 60 किलो का भार दे दिया उसे उठाने के लिए, और 60 किलो का भार या 70 किलो का भार उसे 3 बार 4 बार उठवाया, तो वो ओवरलोड में हो जाएगा। कई जगहों पर नॉर्मल लोड और ऑप्टिमल लोड दोनों को एक जैसा ही लिख दिया जाता है, पर आपको अलग अलग ही ध्यान रखना है। नॉर्मल का मतलब बिल्कुल क्षमता से हल्का कम, और ऑप्टिमल मतलब बिल्कुल क्षमता या क्षमता से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत थोड़ा। अब देखिए ओवरलोड यानी कि अति भार, जब शरीर पर अति भार पड़ता है तो क्या होता है, एक खिलाड़ी को फिटनेस के स्तर को चुनौतीपूर्ण तरीके से विकसित करने के लिए लोड की मात्रा को सामान्य से अधिक रखना पड़ता है, अर्थात ओवरलोड करना ही पड़ता है। परंतु यह ओवरलोड ना तो सीमा से अधिक होना चाहिए और ना ही कम। ओवरलोड पड़ने के कारण शरीर सामान्य से अधिक थकता है। इस थकान को खत्म करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, और आराम के समय शरीर ट्रेनिंग से हुए नुकसान की भरपाई करके पहले से अधिक क्षमता विकसित कर लेता है। इस जैविक प्रक्रिया को सुपर कंपनसेशन या ओवर कंपनसेशन कहते हैं। और याद रखिएगा, सुपर कंपनसेशन हमेशा हमेशा वेट ट्रेनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आप शरीर पर भार दे रहे हैं, वेट दे रहे हैं। जब हम नॉर्मली जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिए, रेसलिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वेट ट्रेनिंग करते हैं, या फिर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, खो खो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, और आप वेट ट्रेनिंग करके अपना शरीर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकत बढ़ाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वेट ट्रेनिंग डंबल या रेजिस्टेंस बैंड से ही हो। मैदान में भी अगर आप बॉडी वेट का प्रयोग करके या फिर अपने ऊपर भार एक्स्ट्रा बढ़ाकर करते हैं तो वो सुपर कंपनसेशन कहलाएगा। आप जहां पर 10-10 सेकंड में 100-100 मीटर के स्प्रिंट मार रहे हैं, तो 3 स्प्रिंट की जगह 5 स्प्रिंट मार दीजिए, 7 स्प्रिंट मार दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके शरीर पर लोड ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब आप रेस्ट करके और तैयार होके आएंगे, मतलब रेस्ट करेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद जब आप आएंगे 2 दिन या 3 दिन, 48 घंटे से ज़्यादा का तो रेस्ट नहीं सही होता। तो जब आप रेस्ट करके वापस आएंगे तो आपकी क्षमता पहले से बढ़ी हुई होगी, वो सुपर कंपनसेशन के कारण होगा। इसी को गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल भी कहा जाता है। क्या? गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। देखिए साफ दिखाई दे रहा है समय और परफॉर्मेंस। देखिए थकान, जो टू लिटिल यानी कि पीले रंग की लाइन, टू मच यानी कि लाल रंग की लाइन, और जस्ट राइट बिल्कुल ठीक है वो हरे रंग की लाइन है। अगर आपने बहुत कम ट्रेनिंग की है तो देखिए आपका जो सुपर कंपनसेशन होगा वो ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाएगा। फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, लाल वाला देखिए, लाल रंग वाला, तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि रिकवरी 48 घंटों में पूरी हो ही नहीं पाएगी, और आप जहां से शुरू किया था वहीं तक आ पाओगे। लेकिन अगर आपने ठीक मात्रा में ओवर ट्रेनिंग का प्रयोग किया है तो जब आप रिकवरी पीरियड में रहोगे तो रिकवर करते करते सबसे बढ़िया मात्रा में आप अपने शरीर में सुपर कंपनसेशन पैदा कर पाओगे, और पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा क्षमता आपकी विकसित हो पाएगी। तो ना ही कम ट्रेनिंग करनी है और ना ही ओवरलोड बहुत ज़्यादा करना है। ओवरलोड होना चाहिए पर नियमित निश्चित मात्रा में, ठीक है। गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल के अनुसार यदि एक खिलाड़ी सही मात्रा में ट्रेनिंग करता है, सही समय तक आराम लेता है और सही संतुलित और आवश्यक आहार लेता है, तो उसका शरीर दिए गए भार के प्रति बहुत तेजी से अनुकूलित होता है और उसकी क्षमताओं में सुधार और वृद्धि होती है। इसी को स्ट्रेस रिकवरी एडेप्टेशन साइकिल भी कहा जाता है। स्ट्रेस डालो, रिकवरी करो, एडेप्ट हो जाओ। इसको हैंस सेले ने दिया था, इसीलिए इसका नाम हैंस सेले जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब शरीर पर तनाव पड़ता है तो उसमें एक जैविक क्रिया प्रारंभ हो जाती है जो शरीर को उस तनाव से उभर कर उससे अनुकूलित होने में मदद करता है, ताकि अगर दोबारा उस प्रकार का तनाव उस शरीर पर पड़े तो उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सके। परंतु यह अनुकूलन कुछ समय का ही होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। इसीलिए हमें अनुकूलन करने के बाद ट्रेनिंग
मेंटेन करके रखनी पड़ती है ताकि हमारी जो अनुकूलन की गई क्षमता है वो खत्म ना हो जाए। हमेशा चुनौती देते रहो, पहले से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा, और अगर ज़्यादा नहीं करते तो कम से कम उतना तो करो जितना आपने पिछली बार किया था, ताकि आपकी कैपेसिटी कम ना हो जाए, उतनी बरकरार रहे। देखिए, अगर हम ओवरलोड के लक्षण की बात करें, अति भार के लक्षण की बात करें, तो क्या होता है? थकान, चिंता, आप जो पुरानी गलतियां करते थे वो वापस दोहराने लगेंगे। जब भी ट्रेनिंग करते थे, खेलते थे, जो भी पुरानी गलतियां थी वो दोहराने लगेंगे आप। चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आप असुरक्षा महसूस करने लगेंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं चोट लग सकती है यार। आपको आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आसानी से आपका ध्यान भटक सकता है। प्रतियोगिता से घबराएंगे कि नहीं यार, अभी तो मैं कंपटीशन में कैसे उतरूँ, मेरे तो यहाँ चोट लग जाएगी, वहाँ चोट लग जाएगी, मैं तो अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे यहाँ दर्द है, पैरों में दर्द है, बहुत सारी बातें हैं। सुस्ती और आलस अधिक आपको दिखाई देगा। भूख में कमी महसूस होगी, शरीर के भार में कमी महसूस होगी, पाचन खराब हो जाएगा, चक्कर जैसे आना महसूस होगा, जोड़ों में दर्द महसूस होगा, और आपकी अपनी शक्ति में कमी महसूस होगा। और भी कई लक्षण महसूस हो सकते हैं आपको। ये सब ओवरलोड के लक्षण हैं। और कैसे इस ओवरलोड से कैसे छुटकारा पाएं, अतिभार से कैसे छुटकारा पाएं, तो कुछ टिप्स होती हैं। ट्रेनिंग आप योजना बना के करिए, मतलब पूरी तरह से प्लान करके ट्रेनिंग करिए। उचित पोषण को लीजिए, मतलब आप ट्रेनिंग के बाद अच्छी खुराक लीजिए ताकि बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए। उचित आराम करिए, ट्रेनिंग आप जब करते हैं, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद प्रॉपर रेस्ट का ज़रूरत है, ज़रूर लीजिए, 24 घंटे का, 48 घंटे का, जब जैसी रिक्वायरमेंट हो। फिजिकल थेरेपी का प्रयोग करिए ताकि आपका जो लोड है वो शरीर से कम हो जाए। सामाजिक मेल जोल बढ़ाइए, सामाजिक मेल जोल बढ़ाने से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। जब इंसान का मेंटल स्ट्रेस कम होता है तो ऑटोमेटिकली ओवरलोड से वो रिकवर आसानी से होता है। और चिकित्सीय सहायता लीजिए, जैसे ट्रेनिंग ज़्यादा हो गई है, आपको कहीं चोट है, कहीं दर्द है, कहीं क्रैम्प आ रहा है, खिंचाव हो रहा है, क्रायोथेरेपी लीजिए, यानी कि बर्फ़ की चिकित्सा करिए। हाइड्रोथेरेपी लीजिए, यानी कि जल चिकित्सा। ये सब एक अलग टॉपिक होगा पढ़ने के लिए आपका, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको। इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रयोग करिए, विद्युत चिकित्सा यानी कि बिजली का प्रयोग करके भी मसल्स को ट्रीट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ लीजिए, ठंडा गर्म बाथ, पहले ठंडा फिर गर्म। तो ये कुछ ऐसे टिप्स और तरीके हैं जिससे आप ओवरलोड से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, इसी में मैं आपको बताता हूं एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है। एक्लिमेटाइजेशन, इसे टेम्पररी एडेप्टेशन अर्थात स्थायी अनुकूलन भी कहा जाता है। देखो क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन। जब कोई जीव किसी एक भौगोलिक दशा से दूसरे भौगोलिक दशा में जाता है, कोई पहाड़ों पर रहने वाला है और समतल जमीन पर आ जाए तो खैर उसके लिए तो आसानी हो जाता है, पर अगर कोई समतल जमीन पर रहने वाला है और पहाड़ों पर चला जाए, या फिर कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाला है और गर्म प्रदेश रेगिस्तान जैसे इलाकों में चला जाए, तब क्या होगा? तब उस जगह का वातावरण उस जीव पर एक अलग ही प्रभाव देगा, जिससे उस जीव को उस जगह एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। परंतु धीरे धीरे कुछ दिनों में उसका शरीर उस जगह के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रक्रिया को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, और टेम्पररी एडेप्टेशन या स्थायी अनुकूलन भी कहा जाता है। ये एक्लिमेटाइजेशन दो प्रकार का होता है, हीट एक्लिमेटाइजेशन यानी कि गर्मी से अनुकूलन, और हाइट एक्लिमेटाइजेशन यानी कि ऊंचाई से अनुकूलन। तो देखिए, हीट एक्लिमेटाइजेशन क्या है? भीषण गर्मी में अनुकूलन क्या होता है? देखिए, जब कोई खिलाड़ी भीषण गर्मी में ट्रेनिंग शुरू करता है, तब एक तो बाहर का अधिक तापमान, ऊपर से शरीर भी ऊर्जा खर्च करके गर्मी पैदा कर रहा है। इस कारण शरीर का, विशेषकर मस्तिष्क का तापमान सीमा से अधिक बढ़ने लगता है, और तब मस्तिष्क स्वतः सूचना भेजकर रक्त का जो सप्लाई है, ब्लड का सप्लाई, वो अंदरूनी अंगों से कम करके शरीर के बाहरी सतह में अधिक कर देता है। क्यों क्यों ऐसा करता है? क्योंकि रक्त में मौजूद जल के कण पसीने की ग्रंथियों से बाहर निकलते हैं, जिनका वाष्पीकरण होता है, और आवश्यक गर्मी शरीर से अवशोषित कर ली जाती है, और शरीर का तापमान थोड़ा बहुत कम हो जाता है। परंतु यह प्रक्रिया ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और शरीर की क्रिया को बंद करना पड़ता है। जो भी आप कर रहे हो वो बंद करना पड़ेगा। परंतु प्रतिदिन इस प्रकार के वातावरण में ट्रेनिंग करने से 7 से 14 दिनों में, यानी कि पहले सप्ताह लगभग
50% और दूसरे सप्ताह लगभग 80% तक अनुकूलन हो जाता है। मतलब 7 से 14 दिन के अंदर शरीर भीषण गर्मी के लिए अनुकूलित हो जाता है और उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार का अनुकूलन खिलाड़ी विशेषकर तब करता है जब उसे प्रतियोगिता गर्म प्रदेश में खेलने जानी हो। कोई पहाड़ों पे रहता है, कोई ठंडी जगहों पे रहता है, उसे रेगिस्तान में कंपटीशन खेलने जाना है, तो उसे तो भीषण गर्मी में खेलने की आदत ही नहीं है, थक जाएगा तुरंत, कंपटीशन में क्या परफॉर्मेंस देगा। इसीलिए उसे गर्म प्रदेश में 1 महीना पहले, देखिए पहले ऐसा होता था कंपटीशन ओलंपिक वगैरह जब होते थे तो लोग हफ्ता दिन 5 दिन पहले वहां पहुंच जाते थे, लेकिन अब क्या है, जहां कंपटीशन होना होता है वहां 1 महीना पहले पहुंच जाते हैं, वहां के माहौल में ढलते हैं। अगर गर्म माहौल है तो गर्म माहौल में ढलते हैं, ऊंचाई है तो ऊंचाई में ढलते हैं, ताकि कंपटीशन में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे सके, ज्यादा दिक्कतें ना आए। अब देखिए दूसरा है हाइट एक्लिमेटाइजेशन, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई से अनुकूलन। जब कोई खिलाड़ी अत्यधिक ऊंचाई जैसे पहाड़ों पर या पठारों पर ट्रेनिंग शुरू करता है, तब आरंभ में उसे तकलीफ होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, जी मचलना, सिर भारी हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब कम हो जाता है और ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। इस कारण से सांस लेने में तकलीफ होती है। परंतु जब कोई एथलीट अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर प्रतिदिन ट्रेनिंग करना प्रारंभ कर देता है, तो उसके शरीर पर पड़ने वाले दबाव के कारण एक स्वतः प्रक्रिया उसके शरीर में प्रारंभ हो जाती है। शरीर में किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का स्राव होने लगता है, जो कि बोन मैरो से और अधिक मात्रा में आरबीसी का निर्माण करवाते हैं। इस प्रक्रिया के कारण 2 से 4 दिन में शरीर के अंदर, विशेषकर ज्यादातर 7 दिन के अंदर, मतलब 2 से 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर शरीर में आरबीसी की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है और शरीर ऊंचाई पर ट्रेनिंग करने के लिए अनुकूलित हो जाता है। इस अनुकूलन का प्रयोग खिलाड़ी 2 प्रकार से करता है। पहला, जब उसे ऊंचाई पर प्रतियोगिता खेलनी हो। दूसरा, ऊंचाई से हुए अनुकूलन के कारण बढ़ी हुई क्षमता का प्रयोग समतल वातावरण में करके पहले से बेहतर प्रदर्शन करना हो। समझे? ऊंचाई पे ट्रेनिंग करेगा और आके कंपटीशन खेलेगा मैदान में, समतल मैदान में, वहां उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ जाएगी। आप सोच के चलो, किसी ने पहाड़ों पर ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग करने के कारण उसके शरीर में पहले 6 लीटर खून था और अब 6.25 लीटर खून हो गया, या 5 लीटर था अब 6 लीटर हो गया, तो पहले से ज्यादा खून हो गया ना। अब जब वो समतल पर आकर के ट्रेनिंग करेगा या फिर कंपटीशन खेलेगा, तो पहले से ज्यादा खून होने के कारण उसके शरीर में बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इसका प्रयोग ज्यादातर मैराथन खिलाड़ी, समझ रहे हो ना, इस अनुकूलन का प्रयोग ज्यादातर मैराथन खिलाड़ी करते हैं। और ध्यान रखना है कि हीट एक्लिमेटाइजेशन लगभग 1 महीने तक रहता है, उसके बाद पुनः सामान्य हो जाता है, और हाइट एक्लिमेटाइजेशन लगभग 1 से 2 महीने बाद पुनः सामान्य हो जाता है। मतलब हाइट एक्लिमेटाइजेशन लगभग 2 महीने के आसपास तक चलता है और हीट एक्लिमेटाइजेशन लगभग 1 महीने के आसपास चलेगा, उसके बाद फिर सामान्य हो जाएगा शरीर। आपने 15 दिन या 20 दिन 15 दिनों तक या 20 दिनों तक हीट एक्लिमेटाइजेशन की ट्रेनिंग की है, तो उसका प्रभाव आप आने वाले अगले 1 महीने तक रहेगा। या ऐसे ही 15 दिन 20 दिन तक अपने पहाड़ों पर ट्रेनिंग की है, तो उसका प्रभाव आने वाले 1.5 से 2 महीने तक रहेगा। ठीक है, अगला हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स हो जाना मतलब जो आपने पाया है वो वापस चला जाएगा, यह सिद्धांत है। ट्रेनिंग के दौरान किए गए भार से उभरकर शरीर सुपर कंपनसेट करता है, यह पढ़ लिया आपने, और नई क्षमता को विकसित करता है। परंतु जैसे ही शरीर एक विशेष भार के लिए अनुकूलित हो जाता है, उसका और अधिक अनुकूलन नहीं हो पाता, फिर आपको दोबारा से भार बढ़ाना है। आपने अपने आप को 70 किलो वजन उठाने के लिए अनुकूलित कर लिया, अब आप वजन नहीं बढ़ाते तो आप उतने पर ही रह जाओगे, शरीर वहीं पर एडेप्ट हो गया, आगे उसका अनुकूलन बंद हो गया। और यदि एथलीट ट्रेनिंग को कम कर दे या भार ही कम कर दे, मतलब ट्रेनिंग कम करे या भार उठाना कम करे, तो जो क्षमता उसने विकसित की है वो खत्म हो जाएगी और खिलाड़ी दोबारा अपने सामान्य फिटनेस स्तर पर पहुंच जाएगा। इसी सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता का सिद्धांत। देखो, ट्रेनिंग का भार एक एथलीट के इवेंट या खेल के अनुसार होना चाहिए ताकि उसके प्रदर्शन में सुधार हो सके। उदाहरण के तौर पर एक मैराथन दौड़ने वाले को मुख्य तौर पर एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए और एक शॉर्ट पुटर को या हैमर थ्रोअर को मुख्य तौर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए।
वैसे जनरल ट्रेनिंग के बिना स्पेसिफिक ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं है। हर व्यक्ति को, हर खिलाड़ी को जनरल ट्रेनिंग करना है। आप जितना ज्यादा जनरल ट्रेनिंग करोगे उतना ही अधिक स्पेसिफिक ट्रेनिंग को सहने की क्षमता बढ़ेगी और ओवर ट्रेनिंग की संभावना कम हो जाएगी। अगला, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल का मतलब समझ रहे ना, एक विशेष व्यक्ति खुद की बात कर रहा है। व्यक्तिगत सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति पर ट्रेनिंग की अलग अलग प्रक्रिया होती है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के कारक उत्तरदायी हैं, जैसे कि जेंडर यानी कि लिंग, महिला या पुरुष, जिसकी भी बात करो। सामान्य तौर पर पुरुषों की फिजियोलॉजिकल क्षमता अधिक होती है और महिलाओं की साइकोलॉजिकल क्षमता अधिक होती है। महिला मानसिक तौर पर ज्यादा सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, और पुरुष शारीरिक तौर पर। इसीलिए पुरुष ट्रेनिंग लोड की अधिक मात्रा को सह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक लोड ज्यादा, जाहिर सी बात है, उनका सही है, उनकी कैपेसिटी तो ज्यादा सह सकते हैं। फिर दूसरा, एज। एक एथलीट की क्रोनोलॉजिकल एज उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को निर्धारित करती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब समझ रहे ना, वास्तविक उम्र कितनी है उसकी। ये क्षमताएं ही उसकी ट्रेनिंग लेवल और कंडीशनिंग को निर्धारित करेगी। फिर डेवलपमेंटल एज। देखो, सभी एथलीट अपने क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक उम्र के अनुसार नहीं बढ़ते। कुछ एथलीट दूसरों के मुकाबले शारीरिक और मानसिक तौर पर जल्दी विकसित हो जाते हैं। उम्र 12 की है लेकिन शरीर उसका दिखाई देने लगेगा 16-17 साल के लड़के जैसा, और मजबूत भी हो जाएगा वो, तो वो ज्यादा ट्रेनिंग झेल सकता है। या हो सकता है कि किसी की उम्र 17, 18, 20 साल की हो गई है लेकिन वो इतना दुबला पतला सूखा या फिर कम विकसित है, लगता है जैसे 13 साल का, 14 साल का हो, तो वो कम ट्रेनिंग झेल पाएगा, जाहिर सी बात है। कुछ एथलीट में शारीरिक और मानसिक विकास में लगभग 4 वर्ष का अंतर हो सकता है। शरीर और अभी मैंने आपको वही समझाया, ये अंतर उसके ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के परिणामों को प्रभावित करते हैं। फिर है ट्रेनिंग एज, अर्थात ट्रेनिंग करते हुए कितना समय हो गया है, कितने महीनों से या कितने सालों से कर रहा है। जितने अधिक सालों से या महीनों से वो ट्रेनिंग कर रहा है उतना ही अधिक अच्छा उसका फिटनेस होगा और कठिन से कठिन ट्रेनिंग को सहने की क्षमता होगी। फिर हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत जो उसको प्राप्त हुआ है। एक एथलीट शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षणों को अपने माता पिता या उनसे पिछली पीढ़ी से प्राप्त करता है। ये लक्षण या विशेषताएं कठोर परिश्रम में बदली जा सकती हैं, परंतु एक सीमित मात्रा में ही। इसीलिए महत्वपूर्ण कारण है ट्रेनिंग को प्रभावित करने का। माता पिता से उसे बहुत ही, मान लो किसी भी खिलाड़ी को माता पिता से बहुत हार्ड ट्रेनिंग करने की क्षमता प्राप्त हुई है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर ट्रेनिंग को झेल सकेगा, बेहतर प्रदर्शन दे सकेगा। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, विविधता का सिद्धांत। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी? ट्रेनिंग की तीव्रता और उससे रिकवर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग में वैरायटी यानी कि विविधता की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रतिदिन अगर एक जैसी कठोर ट्रेनिंग करेंगे तो प्रतिदिन एक जैसी कठोर ट्रेनिंग के कारण शारीरिक, जो आपका जो शरीर है उस पे, और मानसिक दोनों दबाव अधिक पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक दबाव दोनों अधिक पड़ेगा। इसीलिए ट्रेनिंग में बदलाव, उसके वातावरण में बदलाव, ट्रेनिंग की तीव्रता में बदलाव, ट्रेनिंग के समय और ट्रेनिंग करने वालों के समूह में बदलाव, समझ रहे हो ना। कभी सुबह में कर रहे हैं तो कभी शाम में कर लो। आज तुमने फुटबॉल खेलने वालों के साथ ट्रेनिंग करी थी अपना रिक्रिएशन करने के लिए, या यूं कह लो कि आज जिन लोगों के साथ करी थी उनके साथ ना करके कल हम किसी और के साथ ऐसी ट्रेनिंग कर लेते हैं जिसमें खेल के कुछ मजा आ जाए, तो थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए शरीर में। तो ट्रेनिंग के समूह में भी बदलाव करना जिनके साथ आप कर रहे हैं, ट्रेनिंग के समय में बदलाव करना, ट्रेनिंग की तीव्रता, कल तेज करी थी तो आज धीरे करेंगे, ऊपर मैंने आपको माइक्रो साइकिल पढ़ाते समय समझाया था, ठीक है ना। तो ये सब एथलीट की रुचि बनाए रखता है और शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव से उभर कर ठीक होने में और अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करता है। फिर अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी। क्या है? ट्रेनिंग के दौरान एक कोच के ट्रेनिंग कौशलों पर और एक एथलीट के प्रयासों का सक्रिय मेलजोल और भागीदारी होनी चाहिए। कोच भी मन लगा के ट्रेनिंग करा रहा है तो एथलीट को भी मन लगा के ट्रेनिंग करना है। जबरदस्ती का दबाव ना हो, एक एथलीट बस जबरदस्ती बिना मन के आ गया ट्रेनिंग करने के लिए, कोच मेहनत करने को कह रहा पर वो ढंग से मेहनत नहीं कर रहा,
कोच काउंटिंग कर रहा है और कह रहा है कि पूरी ताकत लगा के करो, वो पूरी ताकत लगा ही नहीं रहा एथलीट, तो इस तरीके से करने पर प्रदर्शन में सुधार बढ़िया नहीं हो सकता। तो इसीलिए खेल में सक्रिय भागीदारी, खेल में रुचि, खेल में शिक्षित और प्रशिक्षित होना और स्वयं के कौशलों को विकसित करना और अपने सभी कार्यों को खुद की जिम्मेदारी लेना, ये सभी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। फिर सातवां, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, आराम का सिद्धांत बहुत जरूरी है। एक एथलीट को एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले अधिक आराम की जरूरत होती है। शरीर अपने भीतर हुए नुकसान की भरपाई स्वयं करता है, बस आपको खुराक लेनी है। कोशिकाओं को पुनः ठीक करना या पुनः निर्माण करना खुद करता है, परंतु इसके लिए उसे प्रतिदिन शांति और आराम की आवश्यकता होती है। एक सामान्य एथलीट को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे आराम करना चाहिए ताकि वो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो सके। समझे, बहुत जरूरी है रेस्ट। देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जब हम शुरू करते हैं तो हमें शेड्यूल्ड प्रोग्राम सेट करना पड़ता है, बिल्कुल निश्चित तरीके से और समय के साथ बांधकर। किसी भी ट्रेनिंग में, यानी कि ट्रेनिंग सत्र में 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है वार्म अप का। वार्म अप 20 से 25 मिनट का होना चाहिए। वार्म अप का अर्थ है किसी भी ट्रेनिंग को शुरू करने से पूर्व शरीर को गर्म करना। गर्म करने से फायदा होता है, अगर आप शरीर को गर्म कर लेते हैं तो आपका जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाते हैं, मसल्स तैयार हो जाती हैं एक्टिविटी करने के लिए, चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स एक्टिव हो जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाता है। वार्म अप 2 प्रकार के होते हैं, पहला जनरल वार्म अप और दूसरा स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल मतलब साधारण तौर पर, जो कि आप किसी भी खेल से जुड़े हो कर सकते हो, और स्पेसिफिक मतलब वो जो आप अपने विशेष खेल के लिए प्रयोग करोगे। जिस भी खेल से हो, आप फुटबॉल से हो तो फुटबॉल से संबंधित विशेष व्यायाम वार्म अप करोगे आप, अगर आप हॉकी के हो तो हॉकी से संबंधित विशेष वार्म अप करोगे। तो स्पेसिफिक मतलब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, खेल विशेष, और जनरल मतलब आमतौर पर कभी भी कोई सा भी खेल शुरू करने से पहले आप उसे करेंगे। जनरल वार्म अप अर्थात साधारण व्यायाम से शरीर को गरमाना। इसके अंतर्गत साधारण दौड़ना, यानी कि जिसको हम जॉगिंग कहते हैं, कूदना हल्के फुल्के तरीके से, हल्की फुल्की पीटी करना या हल्की स्ट्रेचिंग करना आदि सम्मिलित होता है। पूरे वार्म अप का लगभग 60% हिस्सा साधारण वार्म अप होता है। यह किसी भी प्रकार के खेल या ट्रेनिंग में किया जा सकता है। फिर स्पेसिफिक वार्म अप यानी कि खेल विशेष वार्म अप अर्थात विशेष व्यायाम, यह साधारण व्यायाम के बाद किया जाता है। यह व्यायाम विशेष खेल ट्रेनिंग से संबंधित होता है जिसे आगे किया जाना है, मतलब जो भी खेल आप आगे खेलने वाले हैं उस खेल से संबंधित व्यायाम है। जैसे फुटबॉल में पैरों से संबंधित व्यायाम करना है, बॉक्सिंग में हाथों से संबंधित व्यायाम करना है, कुश्ती में पैरों और हाथों से, कमर से संबंधित व्यायाम करना है। तो स्पेसिफिक व्यायाम का मतलब है वो व्यायाम जो अब आप आगे करेंगे, खेल खेलेंगे, उससे संबंधित होगा। और पूरे वार्म अप का लगभग 40% हिस्सा स्पेसिफिक वार्म अप होता है। विशेष ध्यान रखना है आपको कि सही मात्रा में वार्म अप करने से खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन देता है, उसे चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर आप वार्म अप कम करते हैं तो भी ये सही प्रदर्शन नहीं दे पाएगा, और अगर आप वार्म अप जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, आधा घंटा पौना घंटा आप वार्म अप ही करते रह जाते हैं और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मेन क्रियाओं पे नहीं आते हैं, तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी तो खाली वार्म अप के नाम पर ही खर्च कर चुके हैं। तो वार्म अप निश्चित होना चाहिए। देखिए, मेथड्स ऑफ वार्म अप। वार्म अप का क्या क्या तरीका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्या है? धीरे धीरे दौड़कर या जॉगिंग करके, साधारण व्यायाम करके जैसे पीटी वगैरह करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ वार्म अप, वार्म अप के तरीके जानिए। आप कैसे वार्म अप कर सकते हैं? धीरे धीरे दौड़कर या जॉगिंग करके, साधारण व्यायाम जैसे पीटी करके,
स्ट्राइडिंग करके, जैसे खिलाड़ी स्ट्राइडिंग करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें खिलाड़ी लंबे लंबे कदम रखते हुए 60 से 80 मीटर तक आगे दौड़ता है और फिर पैदल पैदल वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया को 4 से 6 बार दोहरा के वार्म अप किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि इन किसी एक चीज़ से वार्म अप कंप्लीट नहीं होता है, एक दो तीन चीज़ें मिक्स करनी पड़ती हैं तब वार्म अप होता है। थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मिक्स कर दीजिए, थोड़ा उसमें जंपिंग वगैरह मिक्स कर दीजिए रनिंग के साथ, है ना। नॉर्मली खिलाड़ी गर्म पानी से नहा करके भी हल्का फुल्का वार्म अप कर लेते हैं, सर्दियों का टाइम है, समझ लिए, गर्म पानी से नहा के भी हल्का वार्म अप हो जाएगा, बॉडी एकदम एक्टिव सी हो जाती है। गर्म पेय पदार्थ का प्रयोग करके, जैसे चाय कॉफ़ी ये सब पी करके भी शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है, एक्टिव फील करते हैं लोग। स्टीम बाथ का प्रयोग करके, जैसे भाप से स्नान करके, सूरज की गर्मी में बैठकर अगर धूप में बैठ जाएं थोड़ी देर तो शरीर गर्म हो जाता है, एक्टिवनेस हो जाती है माइंड में, लगता है कि चलो अब कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग। मसाज करके भी वार्म किया जाता है, इसीलिए जो बढ़िया एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, अपने साथ मसाज करने वाले रखते हैं, जो बॉडी मसाज करके उनको एक्टिव कर देते हैं, उनकी बॉडी को एक्टिव कर देते हैं ट्रेनिंग के लायक। देखिए वार्म अप का महत्व, क्या महत्व है वार्म अप का, ये शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ते ही एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। नर्व इम्पल्स यानी कि तंत्रिकाओं के आवेग को तेज कर देता है। नर्व इम्पल्स का मतलब जो सूचनाएं मसल से दिमाग तक और दिमाग से मसल तक आ रही है वो फास्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग करना और आसान हो जाता है, अच्छा लगता है। फिर मेटाबॉलिक रेट यानी कि चयापचय दर बढ़ा देता है, आप जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो ऊर्जा खर्च करने की स्पीड को तेज कर देगा। चिंता और तनाव को कम कर देता है, जब वार्म अप हो जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है माइंड से, फिर आप ट्रेनिंग और खेल की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन यानी कि तंत्रिका मांसपेशी तालमेल बढ़ा देता है, यानी कि आपके मांसपेशियों के बीच और आपके नर्व्स के बीच आपका जो तालमेल है अच्छा हो जाएगा, आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, चोट की संभावना कम हो जाती है। देखो लिखा है परफॉर्मेंस अच्छा करता है, चोट की संभावना कम कर देता है, लचीलेपन को बढ़ा देता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन टाइम यानी कि प्रतिक्रिया समय को कम कर देता है। जितना कम रिएक्शन टाइम होगा उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन देंगे आप, उतना ही अच्छा। सेकंड विंड यानी कि द्वितीय श्वास धीरे धीरे आता है। सेकंड विंड क्या है यही समझा देता हूँ। सेकंड विंड का देखो, जब कभी आपने ट्रेनिंग शुरू की, मान लो कभी लंबे समय के बाद ट्रेनिंग करने आओ 4-6 महीने बाद और रनिंग शुरू करो, तो 10 मिनट में या 5 मिनट बाद ही, 5-10 मिनट बाद आपको ना लेफ्ट साइड में दर्द महसूस होता है, आपको लगेगा कि पेट में दर्द हो रहा है, वो साइड में थोड़ा, पेट से थोड़ा ऊपर, वो क्या होता है, वो सेकंड विंड होता है, वो डायफ्राम में क्रैम्प आता है तब महसूस होता है हमें। द्वितीय श्वास जिसको बोलते हैं एक्चुअली, वो क्या है, डायफ्राम में क्रैम्प आने लगता है, मरोड़ आने लगता है और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। या तो आप एक्टिविटी को थोड़ा कंटिन्यू रखो, अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हो तो तभी ठीक हो जाएगा, या थोड़ी देर के लिए 1 आध मिनट के लिए रुक जाओ, वो क्रैम्प ठीक हो जाएगा, फिर आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो जब आप अच्छे से वार्म अप करते हैं तो सेकंड विंड या तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत लेट महसूस होगा और तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आए हो तो आपको महसूस भी होगा, अगर आप डेली खेल रहे हो, डेली ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको सेकंड विंड महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिर डायफ्राम मजबूत हो जाता है, स्टिचेस आने बंद हो जाते हैं उसमें, लैक्टिक एसिड कम हो जाता है शरीर के अंदर या फिर जल्दी से हट जाता है। तो ये सब वार्म अप के फायदे हैं। वार्म अप के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, हमें याद रखना है कि आखिर वार्म अप करना है तो कुछ प्रिंसिपल्स को याद रखना है। देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप, हमेशा वार्म अप आसान से मुश्किल व्यायामों को मिला करके करना चाहिए, पहले हल्के आसान व्यायाम करो फिर मुश्किल की तरफ बढ़ो। और वार्म अप में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए, हर पार्ट वार्म अप हो जानी चाहिए। वार्म अप खेल के अनुसार होना चाहिए, जैसे भी आपका गेम हो उसके अनुसार आपकी वार्म अप होनी चाहिए। वार्म अप उम्र और लिंग के अनुसार होना चाहिए, मतलब एज अगर कम है तो भी वार्म अप थोड़ा कम होना चाहिए, एज अगर ज़्यादा है तो भी कम होना चाहिए। एज अगर बिल्कुल 18-20 से लेकर के 35 के आसपास है, 40, तब आप अच्छा वार्म अप करिए, अच्छा परफॉर्मेंस करिए, बढ़िया मात्रा में वार्म अप मतलब। और फीमेल का थोड़ा अलग होता है, फीमेल को कम वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी, अगर आप ज़्यादा वार्म अप करके पहले ही थका देंगे तो फिर ट्रेनिंग के दौरान वो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो वार्म अप में फ्लेक्सिबिलिटी के व्यायाम का
अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अभी मैंने आपको पहले बताया था। वार्म अप 25 मिनट मैक्सिमम, यानी कि 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वार्म अप में खेल में प्रयोग होने वाली मांसपेशियों को अवश्य गरमाना चाहिए, क्योंकि जो मांसपेशी अब आगे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, अब आपको पैरों से ज़्यादा गेम खेलना है, तो वार्म अप ऐसा करिए कि आपके पैर की एक एक मांसपेशी बिल्कुल एक्टिव हो जाए। आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी हो, हाथ का ज़्यादा प्रयोग करोगे, तो ऐसे वार्म अप करिए कि हाथ की एक एक मांसपेशी पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। समझ रहे, जिस खेल के खिलाड़ी हैं उस मांसपेशी को पूरी तरह से एक्टिव करने की कोशिश करनी चाहिए। वार्म अप के बाद सेकंड स्टेप पे आता है स्पेसिफिक वर्कआउट, 15 से 20 मिनट का। यानी कि इसमें एक खिलाड़ी अपने खेल से संबंधित विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है। अभी जैसे आपने स्पेसिफिक वार्म अप किया, उसी को थोड़ा जटिल बना करके खेल से संबंधित क्रियाओं को करना, जैसे खेल के कौशल का अभ्यास करना। जैसे अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो तो आप बॉल को पैर से मारोगे, 2 लोग 3 लोग या 4 लोग आपस में आमने सामने खड़े हो जाएंगे और बॉल से पास करने की कोशिश करेंगे। इन स्टेप किक यानी कि अंदर से मारेंगे, आउट स्टेप किक यानी कि बाहर से मारेंगे, और एक दूसरे को पास निकालने की कोशिश करेंगे, गोल पर शूट मारने की कोशिश करेंगे। तो वो स्पेसिफिक वर्कआउट में आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे कंडीशनिंग और फिटनेस वर्कआउट, ये 15 से 20 मिनट का होता है। इसमें शारीरिक दक्षता पर केंद्रित व्यायाम किया जाता है। जैसे आपकी 100 मीटर 50 मीटर की स्प्रिंट लगवाएंगे, बॉडी वेट की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करवाई जाएगी, एक दूसरे खिलाड़ी को कंधे पर लेके भागोगे, पुशअप्स करोगे, पुलअप्स करोगे, या फिर दंड बैठक लगाओगे, स्क्वाट्स करोगे, या मेढक चाल चलना। जिस भी एक्सरसाइज का प्रयोग करो, वो एक्सरसाइज शरीर की कंडीशनिंग करने के लिए प्रयोग की जाएगी। मतलब देखो, आप पढ़ रहे हो पूरा शेड्यूल, पहला वार्म अप है, दूसरा स्पेसिफिक वर्कआउट जिस खेल से संबंधित है आपका, वो वर्कआउट करेंगे आप। फिर तीसरा कंडीशनिंग और फिटनेस वर्कआउट। ये कंडीशनिंग वर्कआउट किसी भी खेल से जुड़े हो आपको करना ही करना है। आप फुटबॉल के हो तो भी, आप हॉकी के हो तो भी, बास्केटबॉल के हो तो भी, वॉलीबॉल के हो तो भी, ये सब तो करना ही करना है। ये शरीर के मोटर कंपोनेंट्स को विकसित करते हैं, आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ाएंगे, आपकी पावर यानी कि ताकत बढ़ाएंगे, आपकी एजिलिटी चपलता को बढ़ाएंगे, आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा करेंगे। तो कंडीशनिंग एक्सरसाइज जरूरी है। और इन सब के बाद लास्ट में कूल डाउन, जो आपने मेहनत की है, शरीर गर्म हुआ है, अब ठंडा करना जरूरी है। तो 15 से 20 मिनट का कूल डाउन भी होना चाहिए। इसमें शरीर को आराम देकर व्यायाम से हुए तनाव को कम करने वाली क्रियाएं की जाती हैं, जैसे हाथ पैर को हिलाना, झकझोरना, या फिर मसाज करना, स्ट्रेचिंग करना आदि। देखिए, स्ट्रेचिंग एक खास शब्द है, खास ध्यान रखिए। स्ट्रेचिंग करने का सबसे बेहतरीन समय कूल डाउन ही होता है। लोग वार्म अप करते समय भी स्ट्रेचिंग करते हैं, पर वो बहुत हल्की स्ट्रेचिंग होती है। सबसे बेहतरीन समय स्ट्रेचिंग करने का कूल डाउन ही होता है, क्योंकि इस समय शरीर का एक एक मसल, एक एक जॉइंट बिल्कुल अपने मैक्सिमम पॉइंट तक रिलैक्स हो चुका होता है, मैक्सिमम पॉइंट तक खुल चुका होता है, एक एक जोड़ खुल चुका होता है, एक एक मांसपेशी सक्रिय हो चुकी होती है। ठीक है ना। देखिए, लिख भी दिया है मैंने। स्ट्रेचिंग करने के लिए कूल डाउन का समय सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस समय तक शरीर की सभी मांसपेशियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी होती हैं। इससे चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कूलिंग डाउन के क्या फायदे हो सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग के बाद शरीर का तापमान नॉर्मल कर देता है ये। मांसपेशियों में तनाव और अकड़न को कम कर देता है ये। शरीर से वेस्ट पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड को जल्दी कम कर देगा या खत्म कर देगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, जो भी ऑक्सीजन कमी हुई होगी शरीर में उसको फुलफिल कर देगा ये, यानी कि ऑक्सीजन ऋण जो होता है, ऑक्सीजन डेप्ट, उसकी पूर्ति कर देगा। अभी ऑक्सीजन डेप्ट में आगे समझाऊंगा आपको। हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है ना, तो वो धीरे 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 धीरे, मतलब धीरे धीरे तो कम होनी ही शुरू ही होती है। ट्रेनिंग खत्म करेंगे आप तो धीरे धीरे तो डाउन होगा ही वो, लेकिन अगर आप कूलिंग डाउन कर लेते हैं तो वो जल्दी डाउन हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और बॉडी ज़्यादा जल्दी रिलैक्स हो जाएगी।